नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। और बुलेटिन का आगाज करते हैं दमदार समाचार लगातार। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार को आज यानी 30 मई 2021 को 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में न सिर्फ देश का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि गांव के गरीबों और वंचितों को पहली बार यह महसूस हुआ है कि दिल्ली में उनकी अपनी सरकार है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने यह भी कहा कि 1 लाख गांव में भाजपा कार्यकर्ता सेवा करेंगे। पीएम ने सरकारी संगठनों और अन्य लोगों से कोविड के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। बीजेपी ने सेवा ही संगठन के तहत कई लोगों की मदद की। कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता को खोकर अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य बीमा तक कई ऐलान किए। इसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर तीखा हमला बोला। दरअसल प्रधानमंत्री ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सरकार के फैसलों को सही बताते हुए एक ट्वीट किया था। इसके जवाब में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। इस बार कोविड के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। अभी मदद मिलने की जगह बच्चों को 18 साल की आयु में स्टाइपेंड के वादे के सकारात्मक महसूस किया जाना चाहिए। मुफ्त शिक्षा के वादे के लिए पीएम केयर्स के आभारी रहें, जो कि संविधान में एक मौलिक अधिकार है। रविवार को मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय में बम रखे होने की सूचना मिली। नियंत्रण कक्ष को मिली सूचना पर मुंबई पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच के लिए पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सूचना मिली है कि ये झूठी इंफॉर्मेशन है। बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने कहा कि मुंबई में मंत्रालय की सुरक्षा भी कड़ी की गई है। बम की सूचना आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष को मिली थी। इससे पहले 31 मार्च 2020 को मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आग लग गई थी। रात करीब 8:30 बजे लगी आग को 1 घंटे में काबू किया गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। इससे चौथी मंजिल पर स्थित शहरी विकास विभाग के कक्ष में रखा सामान जल गया था। वहीं चौथी मंजिल पर आग की लपटों और धुआं से आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। इस हादसे में 12 मार्च 2018 को मंत्रालय में लगी आग के कारण कई दफ्तर खाक हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में समोदो बॉर्डर के पास चीन नई सड़कें और पक्के भवन बना रहा है। इसकी जानकारी लगने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंड के साथ शनिवार को बॉर्डर का दौरा किया। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कोई राजनीतिक दृष्टि से ये सारी बातें करने की है नहीं, उनको इसको समझना चाहिए। सामरिक दृष्टि से हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बॉर्डर्स के इश्यूज को लेकर के राजनीति करना ये उचित नहीं है। वो बताएं कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कब्जा हुआ है, और अनावश्यक रूप से इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने संवेदनशील विषय को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाना, ये बहुत ही घटिया और इसको मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम गए थे वहां और जो इनपुट हमारे पास था, उस इनपुट के हिसाब से उस चीजों को हमने देखा है और उनको सारी चीजों को हम केंद्र के समक्ष रखेंगे। हमें जो जानकारी मिली कि लास्ट ईयर पिछले साल 2 बार चाइना का चॉपर जो है हिमाचल की सीमा में प्रवेश किया। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव गम और मातम में डूबे हुए हैं। शनिवार को 27 और मौत के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा 42 पहुंच गया है। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद ने 35 मौतों की बात कही है। इस बीच शराब कांड का सियासी कॉकटेल सामने आया है। तफ्तीश में पता चला है कि 2 मुख्य आरोपी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 3 मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिनमें गैर इरादतन हत्या से लेकर हमले जैसे आरोप लगाए गए हैं।
अलीगढ़ में हुई घटना के बाद योगी सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने मैनपुरी में कहा कि पूरे प्रदेश में शराब की सभी दुकानों की चेकिंग शुरू की गई है। अवैध शराब के माफिया तंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए पहले से चल रहा अभियान और तेज किया जाएगा। सरकार ने अलीगढ़ घटना की मैजिस्ट्रेटेट जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में शामिल लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। अपने आवास पर आबकारी मंत्री अलीगढ़ घटना पर गहरा शोक जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के साथ सरकार खड़ी हुई है। इस घटना में शामिल हुए आरोपी पकड़े गए हैं, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई करने के निर्देश अलीगढ़ प्रशासन को दिए गए हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर में, एनएसए में और कड़ी धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। जो अभी फरार हैं उन पर इनाम घोषित किया गया है और हर हालत में हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। कठोर कार्रवाई करना ये हमारी प्राथमिकता है और प्रदेश में जहरीली शराब बिकना बंद हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को, आबकारी के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, सबको कड़े निर्देश जारी किए। सर, कई जगह पे जैसे कि जहाँ सरकारी ठेके नहीं हैं वहाँ अगर ऐसा काम होता है तो एक अलग बात है, मगर लगभग सभी जगह पे आज की डेट में सरकारी ठेके हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कई जगह पर अलीगढ़ की घटना में जो अभी तक मोटा मोटा प्रकाश में आया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इनकार किया। इस पर आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जायज बात है कि शुरू वाले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वैक्सीन बनाने का अगर कमी है तो देश की योग्य कंपनियों को वैक्सीन बनाने का इजाज़त दी जाए और जो रॉयल्टी है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की कंपनियों को उसकी रॉयल्टी दे दी जाए ताकि देश के हर व्यक्ति को वो मिले। ग्लोबल टेंडर की बात भारत सरकार कहती है कि अलग अलग करो, ग्लोबल टेंडर एक करते देश के लिए और पूरे देश को, सारे राज्यों को समान दर पे वो चीज़ मिलती तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता या फ्री मिलती। ये राज्य सरकारें वहन करती या केंद्र सरकार वहन करती, वो बढ़िया होता। आज इसका एक रेट वेरिएशन जो होगा, अमीर व्यक्ति वैक्सीन लगवा पाएगा, गरीब व्यक्ति बिना वैक्सीन के मर जाएगा, ऐसी स्थिति किसी राज्य के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी ठीक है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है इसके अंदर ये फैसले लिए जाते हैं, उसके चेयरमैन एलजी साहब की अध्यक्षता के अंदर ये सारी कार्रवाई होती है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ करी और कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें नहीं खुलेगी, मान लो हार्डवेयर की दुकान नहीं खुली, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें नहीं खुली, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे आगे चलेगी। इंडस्ट्री खोल दिया आपने, परंतु इंडस्ट्री का माल बिकेगा नहीं तो इंडस्ट्री करेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक लिमिटेड दायरे के अंदर दुकानें खोलने की परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो ओड इवन करके देते, चाहे वो टाइमिंग का निर्धारित करके देते, परंतु जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के लिए या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए या घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि मजदूर भूखा ना मरे। मजदूर की बात करके कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री तो खुली गई है, परंतु उससे संबंधित जो दुकानें हैं वो भी खुलनी चाहिए थी कम से कम। देखिए, जो कोविड का जो दूसरी लहर आई है, इस लहर में व्यक्ति वेंटिलेटर के जाने के बाद में कम परसेंटेज चांसेस बच जाते हैं कि वो बचेगा, और बहुत भारी मात्रा में मृत्यु इस दौरान हुई और लगातार हो रही हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर मृत्यु का आंकड़ा पहले से काफ़ी कम हुआ है। कोविड की दर जो सारे देश में लगभग 3% है, दिल्ली में 1.25% के करीब है, परंतु फिर भी इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है उसको दर्द का महसूस होता है कि क्या हुआ, और मैं क्योंकि हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लगातार ये देखता हूँ कि मृत्यु बहुत हो रही हैं, और इन मृत्यु पे सरकार को संज्ञान लेके कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालना चाहिए, ताकि तीसरी लहर अगर आ गई और ये गजब ना हो कि इतने व्यक्ति अब मैं जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरते हैं, किसी न किसी जानने वाले का गया हुआ का नाम मिलता है कि वो भी प्रभु के पास चले गए। तो ऐसी स्थिति बहुत मन को पीड़ा रखती है। एक तो प्रधानमंत्री जी की ये सोच तो अच्छी है, परंतु हमारा ये मानना सोच की और नीचे के अनाथ हो ही ना। वैक्सीनेशन देश के अंदर बड़ी भारी कमी।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सीएम ममता बनर्जी को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। दरअसल ये तस्वीरें सिलीगुड़ी की सामने आई हैं, जहां बाजार में लबालब भीड़ उमड़ी हुई है। यहां ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए। इस दौरान मास्क ना लगाने पर जब कुछ लोगों से सवाल पूछा गया तो अपनी ही दलील देते हुए नजर आए। बहुत भीड़ है, इतना भीड़ अब कर नहीं सकेंगे, ना बाजार कर सके, ऐसे निकल गया। तो कोरोना इससे ज्यादा फैलेगा? इससे ज्यादा फैलेगा। आदमी लोग सोचता नहीं है कि थोड़ा जल्दी है कि बाजार उजार करे, ये लोग सोचता नहीं है। बहुत भीड़ है, वो तो जब भीड़ है ना लोग सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग में मान नहीं है। मानना है, वो तो भीड़ लोग चापाचापी कर रहे हैं। हम पहले तो भीड़ कम ही था, हम निकलता है वो भीड़ तो चापा है। लोग तो अभी टाइम खत्म हो गया, जल्दी जाएगा, इसीलिए चापा है आदमी। तो कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है तो उधर मानना क्या है उधर? तो पुलिस था इधर? पुलिस था बोलने के लिए? क्या पुलिस तो नहीं है उधर। मास्क पहन रहा है, मास्क पहन रहा है। तो अभी तक तो नहीं पहने? अभी पहन रहा है, सामान ले रहा है ना। सामान से मास्क का क्या रिलेशन? अरे सामान ले रहा था ना, मास्क पहन रहा है तो। इतना भीड़ में आप बिना मास्क में अभी तो सामान बाग मास्क खुला था, मास्क अभी खुला था। तो इतना भीड़ में भी आ गए हैं, क्या करेंगे? बाजार नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। तो इतना भीड़ है। हाँ तो क्या करेंगे, इतना आदमी है तो भीड़ में। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, ज्यादा भीड़ कर दिया। गाड़ी स्कूटर भीड़ कर दिया, साइकिल भीड़ कर दिया, जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग से कोई नहीं, धक्का धक्की हो रहा है। अच्छा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे? नहीं, पुलिस को कोई नहीं देखा हम यहाँ पर। आदमी का ऊपर देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच यूपी के प्रयागराज में मां गंगा से प्रार्थना करने त्रिवेणी संगम पहुंचे लोगों की ओर से जहां गंगा में स्नान किया गया तो वहीं मां गंगा से कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना भी की गई। स्नान करने के लिए आए हैं हम, गंगा माँ से प्रार्थना चाहते हैं कि कोविड-19 की समस्या जल्दी सॉल्व हो जाए। करने आए हैं राजस्थान से, इसलिए कोरोना पूरा खत्म हो जाए, सारे धंधे सारी दुकानें बंद हुई रही हैं, वो सारी परेशानियां सारी खत्म हो जाए, इसलिए गंगा मैया से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, ये सारी कोरोना खत्म हो। हम गंगा माँ से स्नान करने आए हैं। ये जो कोविड चल रहा है, जो हमारा देश 10 साल पीछे चला गया पिछले से, वो वापस आए, इसकी कामना करने आए हैं, जिससे व्यापार पूरा खुल जाए और देश की हालत सुधर जाए। ये कामना करेंगे कि जिस तरीके से ये कोविड-19 कोरोना ये हावी है हर जगह, प्रार्थना माँ गंगा से करते हैं कि जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। बस यही कामना लेके माता से प्रार्थना करने आए हैं। तरह देश में आज कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है, उससे व्यापार और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हम यहाँ गंगा देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की पीक अब जा चुकी है और हर दिन मामले भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में यूपी में कोरोना से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर अब आ रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है। लगातार 30वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 41,214 रह गई है, जो हमारे 30 अप्रैल के पीक नंबर 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। और अगर आप दैनिक केस भी देखेंगे तो जो आज 1908 केसेस आए हैं, वो जो 24 अप्रैल को 38,055 केस आए थे, उसकी तुलना में ये लगभग 5% रह गए। तो संक्रमण की दर में बहुत ज्यादा कमी हुई है,
संक्रमण बहुत ही नीचे आया है, लेकिन अभी संक्रमण है, संक्रमण मौजूद है और इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान रहकर संक्रमण से खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। जो हमारे कोविड संक्रमित व्यक्ति हैं, उनमें से 140 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। इस समय पॉजिटिविटी की दर बहुत ही कम हो गई है और कल की जो दैनिक पॉजिटिविटी की दर थी वो 0.6% थी, जबकि प्रदेश की ओवरऑल पॉजिटिविटी प्रारंभ से अब तक 3.4% है। विगत 24 घंटों में 3,40,096 टेस्ट किए गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कोरोना को लेकर कहा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, सभी को एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। पार्टी को देश में और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि देश कोरोना काल से जूझ रहा है। यहाँ पे ताउते और यास जैसे तूफान आ रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान बहुत हो रहा है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, एक वक्त एक दूसरे को आरोप लगाने का नहीं है, सबको मिलके इन आपदा से लड़ने का है, जो आपदा हमारे सर पे खड़ी है। सरकार से कि सरकार मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं। आखिर ये मौत के आंकड़े में 24 घंटे में जब 4 लाख के केसेस आ रहे थे, तब भी मौत के आंकड़े करीब 4,000 के करीब थे, 3500 करीब थे। आज भी मौत के आंकड़े वही आ रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ आंकड़ों में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी तरह के आंकड़ों से तो कालाबाजी नहीं हो रही है। ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। देखिए, ये समाजवादी लोग शुरू से इस बात को मांग रहे हैं कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए फ्री एजुकेशन, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं फ्री की जाए। अगर सरकार मान रही है और ये करने को तैयार है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को करना चाहिए। सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, उसको करना पड़ेगा, तभी जाके उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स की मेहनत, और डॉक्टर्स हमारे फ्रंट वॉरियर रहे हैं कोरोना में, उन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। अब 7 जून की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि इस लॉकडाउन में निर्माण और निर्माण उद्योग को संचालित करने की अनुमति है। इस पर दुकानदारों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। 1 सप्ताह के लिए उसके अंदर बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि केवल कारखाने खुलेंगे और निर्माण कार्य चालू होगा। निर्माण कार्य से मतलब है सड़कें बने, पुल बने, बिल्डिंग बने। ये केवल सरकारी निर्माण कार्य नहीं होगा, जो विभिन्न प्रकार के जो बिल्डर हैं वो भी अपनी बिल्डिंगें बना सकते हैं। ये काम शुरू हुआ है और ये बहुत सोची समझी चाल के अनुसार शुरू हुआ है। वाहवाही लूटने के लिए करा गया है, वरना 7 दिन के अंदर तो कारखानों की सफाई भी नहीं होगी। चालू कैसे होंगे? निर्माण कार्य के लिए लेबर कहाँ से आएगी? जो लेबर गांव जा चुकी, जो मिस्त्री लेबर काम जा चुके, वो कहाँ से आएंगे? 7 दिन में तो साधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जब तक इनका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना की वजह से किसी तरह का उत्साह मनाने से इनकार किया गया था। तो वहीं गांव-गांव में जाकर सेवा दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के गांव पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर लोगों को राशन बांटा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी को भी सर्दी जुकाम और बुखार होता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इस कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता में से किसी का भी निधन हुआ है तो ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। आज मोदी जी के सरकार के 7 साल पूरे हुए। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अद्भुत है, जिन्होंने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के साथ साथ आम जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई है। आप सबकी ओर से मैं उनको बधाई देता हूं। अभी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लागू है आज और कल, परसों से धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेगा, होगी।
तब फिर विस्तार से बात करेंगे। आज तो ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि कोरोना ने भारी संकट अपने देश, मध्य प्रदेश और दुनिया में पैदा किया। मैं आपकी दिक्कत और परेशानी भी जानता हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से लगातार प्रयत्न करके आज ऐसी स्थिति में आ गया कोरोना कि हम कह सकते हैं कि अब संक्रमण पर हमने नियंत्रण कर लिया। कई मासूम बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम माता बची ना पिता बचा। अब हमारे बच्चे, प्रदेश के बच्चे, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरी ताकत के साथ कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आई, जिसे पूरा किया गया। इसी महामारी के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया। इस दौरान चक्रवात अम्फान, निसर्ग, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। देश ने पिछले 10 दिनों में 2 बड़े चक्रवात ताउते और यास का सामना किया। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया। देश और देश की जनता ने इससे पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की। पीएम ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद। किसान आंदोलन के चलते पिछले 5 महीने से हरियाणा, पंजाब के सभी टोल प्लाजा बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा भी पिछले 5 महीनों से किसान आंदोलन के चलते बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल टोल बूथ पर पिछले 5 महीने से ताले लटके हुए हैं और किसानों ने टोल प्लाजा के नीचे अपना डेरा डाला हुआ है। टोल प्लाजा इंचार्ज ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते 25 दिसंबर से टोल प्लाजा बंद है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को अभी तक 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शंभू टोल प्लाजा 25 दिसंबर से बंद है, लगभग 5 महीना इनको हो गया है। इससे 60 करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को। विकास पर क्या असर पड़ेगा इसका सर? विकास पर असर पड़ेगा, जो टोल कलेक्शन एजेंसी होती है कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है या NHI को देती है। वही पैसा विकास, देश के विकास में काम आता है। वही पैसा जो बजट दिया जाता है, सरकार जो बजट देती है देश जो राज्य सरकार को, वो उसी में से दिया जाता है। सरकार को अपना नुकसान तो नजर आ रहा है, उसकी काउंटिंग कर रही है। एक शर्मा जी हैं हमारे खेती विशेषज्ञ हैं, उन्हों के बयानों के मुताबिक हमें पिछले 15 साल में साल 14 तक लगभग 14-15 तक 45 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान है MSP ना मिलने के कारण। उस घाटे की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। उससे बाद अब भी हमें जो MSP मिल रहा है सरकार निर्धारित करती है वो। यूपी के गोरखपुर में बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। दरअसल बीजेपी सरकार के आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आने से लोग काफी खुश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दामों ने पुराने रिकॉर्डों को भी तोड़ दिया। फिर बड़े से बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम में जनता में काफी आक्रोश है और इसके लिए ज्यादातर लोग सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को दोषी मानते हैं। बढ़ते रहेंगे दाम, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक दाम बढ़ते रहेंगे। ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि आप बीजेपी की सरकार को दोष दे रहे हैं? जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ लगा हुआ है। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, हर तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो आपका कड़वा तेल आपका आता था, ये क्या बोलते हैं 110-120 रुपये लीटर, आज 170 रुपये लीटर बिक रहे हैं। वो डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए
कि जो भी हम लोग हैं, मिडिल फैमिली है, या हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महंगाई को थोड़ा सा लिमिटेड अपने ऊपर प्रेशर लेना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक के ऊपर इन लोगों ने डाल दिया है, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि रोज़गार भी नहीं है और पैसे जो बचा के रखे हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और अब समझ लीजिए कि हम लोग फिर से जो काम पिछले लॉकडाउन में शुरू किए थे और थोड़ा सा स्टेबल हुए थे, आज फिर जीरो पे आके किया जाए। आज तो मजबूरी का घर है, जो है कि हमको डेली जो है कि कुछ ना कुछ हमको दिक्कत बढ़ता जा रहा है। पैसेंजर पैसा रेट दे रहे हैं, पेट्रोल तो 83 रुपये कुछ पैसा हो गया। डीजल की गाड़ी है ना हमारा। किसको जिम्मेदार है अपना? भाई जिम्मेदार मान लीजिए सरकार हम लोगों को। खबर हरियाणा के चरखी दादरी से है, जहां आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा अभियान चलाया गया। इस कड़ी में चरखी दादरी पहुंची पहलवान बबीता फोगाट ने कई गांवों का दौरा किया और कार्यक्रम के तहत लोगों में मास्क बांटे और सैनिटाइजर भी वितरित किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करने की अपील की। साथ ही पहलवान से कातिल बने सुशील कुमार पर बबीता फोगाट ने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि सीएम ने बेटियों को जो सौगात दी है वो काबिले तारीफ है। वे वक्त रहते कोरोना का इलाज एक तरह से करने में कामयाब रहे, इसलिए इस समय बिना राजनीति किए हमें कोरोना से लड़ना है। सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करने चाहिए। चरखी दादरी में आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसमें आज 30 तारीख के दिन उनका कार्यकाल 7 साल का पूरा हुआ है। तो इसी मौके के ऊपर हम लोगों ने एक सेवा ही संगठन के नाम से पार्टी ने शुरुआत की है, ताकि लोगों को जिस तरह की किसी भी चीज़ की सहायता की जरूरत हो, कोई किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, उनको सैनिटाइज दे के, मास्क दे के, या फिर कोई भी जैसे गैस की सिलेंडर की जो मैं कहूँगी कि ज़रूरत हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत, तो किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको उपलब्ध करवाना है और उनकी सहायता करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा कोरोना काल के दौरान बेटियों के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया है और सुविधाएँ दी हैं। तो ये पूरे प्रदेश की बेटियों को एक सम्मान के तौर पे मैं कहूँगी उनको दिया गया है। तो ये बेटियों का सम्मान है और उनका जो सम्मान उनको मिला है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए, तो वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको दिया है। फैसला आना बाकी है, जो भी रहेगा वो तो कोर्ट फैसला करेगा। और लेकिन मैं ये इतना ही कहूँगी कि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और हमने जो उनको देखा है तो हमने एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, एक डिसिप्लिन खिलाड़ी के रूप में उनको वक्त अपनी राजनीति कर रहा है, तो ये एक अपने आप में एक निष्ठा मैं कहूँगी कि लोग अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि उनकी कितनी गिरी हुई और कितनी छोटी सोच की मानसिकता है। आज प्रदेश को एक साथ जुड़ के एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे। पंजाब के पटियाला की डॉक्टर कॉलोनी में कोरोना काल में मास्क बांटने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का किसानों ने जमकर विरोध किया। वहीं किसानों के विरोध से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस भी कहीं न कहीं बचाने में जुटी रही। इस दौरान किसानों ने कहा कि ये 2022 चुनाव के लिए स्टंटबाजी है। हमने कई बार कहा है कि हमारे गांव में ना आए, जिसके तहत आज हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुखालिफत की और पुलिस ने उन्हें बचा लिया। देखो जी, मोदी सरकार ਨੂੰ 7 ਸਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਆਏ ਤੇ ਪਰ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मास्क नहीं, जब डॉक्टर कॉलोनी होगी डॉक्टर को तो। दिल्ली कैंट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा शुरू किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोविड अस्पताल में एक और बेड बढ़ाया है। एक सरकारी अधिकारी ने रविवार को बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली छावनी के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में 250 बेड और बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल में और बेड बढ़ाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पिछले महीने 19 अप्रैल को 500 बेड के साथ हुई थी। इससे पहले कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए डीआरडीओ ने इस साल फरवरी के पहले सप्ताह में इस सुविधा को बंद किया था, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ हुए इजाफे के बाद यह फैसला दोबारा लिया गया। डीआरडीओ द्वारा शुरू किए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले तमाम बेड होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स हैं।
जो चार्ज नहीं होंगे। यहां बुनियादी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही WHO के मानकों के मुताबिक एयर कंडीशनिंग भी होगी। यूपी के कौशाम्बी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल कर्मियों ने एक एम्बुलेंस बुलाकर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया और खुद हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। क्या हुआ था, कैसे मृत्यु हो गया? मृत्यु ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर ने, मैडम ने लगाया इंजेक्शन से मरीज की हालत बिगड़ गई। हम कहते रहे कि इसको रेफर कर दो, अगर तुम्हारे समझ में नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर नींद को इंजेक्शन लगाते। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद इंजेक्शन नींद का लगा दिया। वहीं का वहीं मरीज ठंडा हो गया। मरीज को जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलाए, बिना हमारे इजाज़त के एम्बुलेंस वालों को मना किए कि आप मत ले जाइए, दूसरे अस्पताल को बदनाम मत कीजिए, लेकिन जबरदस्ती अब इधर डॉक्टर से लड़ते रहे, इधर एम्बुलेंस वाले। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में भागलपुर का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने घोघा थाना क्षेत्र की रहने वाली सरिता देवी को गिरफ्तार किया है। कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। पिछले कुछ हफ्तों में महिला के बैंक खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद महिला की तलाश शुरू हुई। शनिवार को महिला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल की टीम भागलपुर पहुंची और इस टीम ने महिला को मौके से गिरफ्तार किया। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार किए जाने के बाद महिला से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया एसबीआई से, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब की बस्ती पठान पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को आत्महत्या के रूप में बदलने की कोशिश की। आरोपी हरिराम ने अमरीश सिंह की गला घोंटकर हत्या की थी और पंखे से उनका शव लटका मिला। डीएसपी बस्ती पठान सुखमिंदर सिंह चौहान ने बताया कि बिहार के रहने वाले हरिराम ने पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले के शक में अमरीश सिंह की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਾਸ਼ ਇਹਦੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਨਮਟਾਵ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਈਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫਾਹ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਸੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹਰੀਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਗਲਾ। हरियाणा में परचून, फल, सब्जी, इलेक्ट्रिक समेत अन्य सामान की दुकानों को भले ही ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का आदेश हो, लेकिन इसी राज्य में मदिरा का सेवन करने वालों की पूरी मौज है। सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए सुबह से शाम तक शराब के ठेके खोले हुए हैं, जिन पर शराब पीने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। कुल मिलाकर इस बात से अन्य दुकानदार नाराज हैं। उन्होंने कहा कि शराब से कई तरह की बुराइयां इंसान में पैदा होती हैं। शराब की दुकानों को खोलना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार शराब की दुकानों को ही खोल रही है, जबकि बाकी सामान की दुकानों को 12 बजे ही बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी परेशानी है, हमारे बच्चे यहाँ शराब पीते हैं और शराब पी के एक्सीडेंट कर देते हैं।
शराब बजाय लॉकडाउन में बंद नहीं हुई, प्रशासन ढील दे रखता है। और जो परचूनी की दुकान है, आम दुकान है, सब्जी की दुकान है, वो हमको 12 बजे से बाद सब्जी नहीं मिलती, लेकिन शराब 24 घंटा मिलती है। हमारे बच्चे यहाँ इतने बड़े बिगड़ गए कि वो रोज एक्सीडेंट करते हैं, रोड पे गिरे पाते हैं। कहीं कल परसों के रोज अकबर पर रोड पे 3 बच्चे 14 साल की उम्र, 12 साल की उम्र लट्ठा पे मोटरसाइकिल चढ़ा दी। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये ठेके तो मतलब 24 घंटे खुले रहते हैं, और हमारे यहाँ पर जैसे कोई सब्जी की दुकान है, परचूनी की दुकान है, वो सबकी परेशानी है कि मतलब 12 बजे के बाद में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन दारू है जो ये 12 बजे के बाद में 24 घंटे खुली रहती है। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में रहकर ही सरकार को कोस रहे हैं, वहीं कुछ लोग लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी की एक ताजा बानगी पंजाब के संगरूर जिले से सामने आई, जहां 2 भाई लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाकर घर की छत पर सब्जी, फल और फूल उगाने लगे। इतना ही नहीं, दोनों भाई पनीर बनाकर किसानों को बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वो विदेशी सब्जियों और फलों की खेती भी कर रहे हैं और उनका पनीर भी तैयार है। वे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वे विदेश जाने के बजाय घर में ही पैसा कमा सकते हैं, अपने ही देश में ठीक से कृषि कर सकते हैं। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਰੇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਗਰੋ ਬੈਗਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਹਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਕੋਕੋਪੀਟ, ਵਰਮੀ ਤੇ ਨੀਮ ਖਾਦ ਮਿਕਸ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਰਵਿੰਗ, ਤੇ एक अचानक ही मैंने टेरेस। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बस पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से 12 वर्षीय लड़के का एक हाथ कट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की आंख भी चली गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू के GMC में भर्ती करवाया गया। बता दें कि जिले के खूनी नाला इलाके में मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस से यूपी के बरेली जिला निवासी 70 मजदूर कश्मीर के बडगाम जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव काम शुरू किया गया। QRT ने घायलों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद सभी को रामबन जिला अस्पताल एडमिट करवाया गया। आज श्रीनगर में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा सप्ताह के तहत स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा यह शिविर लगाया गया और खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह में कोरोना काल को देखते हुए गांव-गांव मास्क, सैनिटाइजर और राहत सामग्री बांटने के लिए आगे आने की अपील की। समर्थकों का कहना है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन कोरोना योद्धाओं की तरह गांव-गांव मास्क और सैनिटाइजर बांट रहा है, तो वहीं कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में भी किसी तरह की रसद आपूर्ति की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम तरह की कवायद की जा रही है। आज जो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं, आज जो हमारे सारे लीडरान वर्करान ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो रक्तदान भी शुरू हो गई है, वो बलिदान भी शुरू हो गई है। चाहे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू करें या दीनदयाल उपाध्याय से शुरू करें,
क्योंकि इंसानियत के नाते भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। हम लोगों के लिए इस वक्त मैदान में उतर आए हैं और इस कोविड महामारी से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति, चाहे वो ब्लड की ओर से मदद करें, चाहे वो चावल की ओर से मदद करें, चाहे वो सैनिटाइजर बांटें, चाहे वो मास्क बांटें। आज हमारे 7 साल पूरे हो गए सरकार के, तो सेवा संगठन जिस चीज़ का नाम है, आज हम सेवा संगठन चला रहे हैं। उसी आधार पर आज हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। आपको बता दें कि बच्चों के मामूली झगड़े को विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की गई। मामले में पत्थरबाजी की वजह से 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल घायलों को सीएचसी में एडमिट करवाया गया है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पंजाब में तरन तारण के ख्वासपुर गांव में बीती रात एक रहस्यमय स्थिति में एक व्यक्ति की हत्या की गई। मृतक की मौत की सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों को दी गई। मृतक के परिजनों ने लूट की नीयत से हत्या का शक जाहिर किया है। कहा गया है कि मृतक की मोटरसाइकिल, फोन और पर्स मौके से गायब मिले। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और दे काम करदा वा, रात दी ड्यूटी करदा वा। हाँ जी, काम ते जांदा सीगा। काम ते आउंदा होया पता नहीं की चक्कर बनया होया ਇਹਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। एमपी के उज्जैन में बीते दिन एक मामला सामने आया था जिसमें मुसद्दीपुरा स्थित मानव इंटरप्राइजेज के मालिक द्वारा इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी। मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आज जिला प्रशासन की टीम ने मानव इंटरप्राइजेज को सील किया। इस दौरान उज्जैन ड्रग अधिकारी धर्मवीर सिंह कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी ने दुकान को सील कर दिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई शुरू की गई है। उसके आधार पर जो दबिश दी गई थी उसमें एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जो है वो कुछ संख्या में पकड़े गए थे। उनको बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। यूपी से लाना उसका बताया जाता था। तो कल एफआईआर दर्ज हुई थी। आज हमारे द्वारा उनको 6 महीने के लिए जो एक रासुका जैसी कार्रवाई होती है ब्लैक मार्केटिंग वाली, उसमें भी निरुद्ध करके भेजा जा रहा है। यूपी के गोरखपुर में अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि पूरे जोश खरोश के साथ मनाई। वीर बहादुर सिंह की उपलब्धियों को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि गोरखपुर में जो विकास हुआ है वो सभी वीर बहादुर सिंह की ही देन है। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि यूपी में पहले बहुत विकास हुआ है और इसमें बहादुर सिंह जी की खास अहमियत रही है। अपने समय में उन्होंने गोरखपुर को एक मुकाम तक पहुंचाया। पुण्यतिथि मनाने के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए ये इल्जाम लगाया कि यूपी सरकार ने मौजूदा वक्त में बेबुनियाद काम किए हैं जिस पर सरकार को बाद में हिसाब देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनके प्रतिमा पर हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और जिस तरह से वीर बहादुर सिंह जी ने इस गोरखपुर को विकास का रास्ता दिखाया था, गोरखपुर को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का कार्य किया था। हम गोरखपुर में के रहने वालों से एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ करके, एक भाई, एक अभिभावक के जैसा रिश्ता जोड़ करके गोरखपुर के लोगों को मजबूत करने का कार्य किया था। गोरखपुर के लोगों के साथ मानवीयता बरतने का कार्य किया था और गोरखपुर को विकसित करने का कार्य किया था। और गोरखपुर के साथ ही साथ यूपी के मैनपुरी में थाना किशनी क्षेत्र के गांव नगला खलक महिगवा से दबंगों के खौफनाक कहर का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां दबंगों ने एक परिवार पर लाठियां बरसाकर घायल कर दिया, जिसका किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अब पीड़ितों ने थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। क्या नाम आपका? नीतू। किस गाँव रहने वाली हैं? नंगला खलक। थाना? मोती किसने? अच्छा बताइए, एक जो वीडियो वायरल हुआ है ये क्या मामला है? वो सर वो खाली खेत से ट्रैक्टर निकलवाया गया तो इसी वजह से कह रहे थे हमारे खेत से ट्रैक्टर मत निकलो। हमने कि नहीं निकलवाएंगे तो रास्ता खोल दो, हम रास्ता से निकलवा लेंगे ट्रैक्टर, रास्ता भी नहीं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद के पास भाखड़ा नहर में नहाते समय 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। दरअसल डूबने वाले दोनों युवक अंबे माजरा मिल में काम करते थे
और गर्मी से राहत पाने के लिए नहर नहाने गए थे। सरहिंद थाना के एएसआई जसपाल सिंह ने बताया कि गांव सौंधा हेड बाखड़ा नहर में नहाने के दौरान विकास का पैर फिसल गया और विकास नहर में डूबने लगा। वहीं विशाल ने विकास को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इस दौरान दोनों डूब गए। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਬੇ ਮਾਜਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੜੋਸੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬੇ ਮਾਜਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਸ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸੌਂਡਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਆਏ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਉਣ ਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? और फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा सरकार ने प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के तहत साल 2021 में 9 फसलों का बीमा कराने का फैसला लिया है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, कपास और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जाएगा।
फसल का बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों की धान के लिए प्रति एकड़ 713 रुपए, मक्का के लिए 356 रुपए, बाजरा के लिए 335 रुपए और कपास के लिए 1732 रुपए प्रति एकड़ की दर से बीमा प्रीमियम देना होगा। रबी फसलों में किसानों को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 409 रुपए, जौ के लिए 267 रुपए, चने के लिए 204 रुपए, सरसों के लिए 275 रुपए और सूरजमुखी की फसल का बीमा कराने के लिए 267 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। मध्य प्रदेश के बेटमा में फूड फॉर ऑल के तहत जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया। फूड फॉर ऑल ग्रुप के सदस्य फिरोज आरिफ ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों के परिवारों के लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं और उनको भोजन का इंतजाम करने में परेशानी आ रही है, इसके लिए सोशल मीडिया पर एक ग्रुप फॉर फूड ऑल के नाम से बनाया गया, जिसके तहत इंदौर और आसपास के तमाम अस्पतालों और कोविड सेंटर्स पर एक वक्त का भोजन देने का अभियान चलाया गया। फॉर ऑल के नाम से, जिसके हमारे इदरीस भाई जो है एडमिन भी है, इन्होंने ग्रुप बनाया था, जिसके तहत हम इंदौर में सभी अस्पतालों में मरीजों के जो परिजन है जो दूर दराज से आते हैं और उनको वहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेगड़े को कर्नाटक में उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया है। कुमार हेगड़े पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि कुमार हेगड़े ने उससे 50,000 रुपए भी लिए थे, जो उन्होंने वापस नहीं किए। जानकारी के मुताबिक 30 साल की एक ब्यूटिशियन महिला ने बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता पिछले साल जून में एक फिल्म शूटिंग के दौरान कुमार हेगड़े से मिली थी। दिल्ली के लोगों को बढ़ते तापमान से अगले कुछ दिन तक राहत मिल जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई थी, जो कि सही साबित हुई। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर आज बारिश होती रही, जिससे मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ नजर आया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर क्षेत्र पर पड़ने का अनुमान है, जिससे अभी और हल्की बारिश होने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को भी आज के मुकाबले ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली ही नहीं, उससे सटे इलाकों में भी बारिश के पूरे आसार हैं। रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत, नूहू, मानेसर, होडल, जींद, भिवानी, रोहतक समेत उत्तर प्रदेश के बरसाना, नंदगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, रामपुर, अतरौली, हाथरस, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा में बारिश होगी। इसके अलावा राजस्थान के अलवर, कोटपुतली, भरतपुर में भी बारिश का अनुमान है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 के दिन गुरुवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। हाल ही में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा गया था। इसके बाद साल का यह पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्र के मुताबिक इस दौरान सूर्य का करीब 99% हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक वलय आकृति बनाता है, इसलिए इसे वलयाकार या रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण कहते हैं। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूरी तरह से सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इस साल का सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में रविवार सुबह एक बैंक्वेट हॉल के बाहर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक एसयूवी से आए 3 लोगों ने हॉल के बाहर खड़े होकर गोलियां चला दी। वहीं मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही दोषी सलाखों के पीछे होंगे। चश्मदीदों की मुताबिक ये गोलीबारी किसी पुरानी रंजिश के चलते हुई है। जो 20 लोग फायरिंग में जख्मी बताए गए हैं, उनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
इन दिनों श्रीलंका एक ऐसी मानवीय लेकिन समुद्री मुसीबत से दो चार हो रहा है जिससे कि टापू पर बसे इस मुल्क की सेहत गड़बड़ा गई है। दरअसल श्रीलंकाई मरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि कोलंबो तट के पास सिंगापुर के फ्लैग वाले जलते मालवाहक जहाज से श्रीलंका सबसे खराब समुद्र तट पॉल्यूशन का सामना करना है। कई टन माइक्रोप्लास्टिक कण तटों पर गिर पड़े हैं जिससे मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहाज कॉस्मेटिक्स के लिए रसायन और कच्चा माल ले जा रहा था। श्रीलंकाई मीडिया ने जोर देते हुए कहा है कि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है कि इंसान तो इंसान, समुद्री मछली और अन्य जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। समुद्री वैज्ञानिकों और श्रीलंकाज मैरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसे श्रीलंकन ज्योग्राफी के लिए काफी नुकसानदायक बताया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 5 सालों में धरती का तापमान 40% तक बढ़ सकता है। इससे गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। साथ ही पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत किए जा रहे कामों की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये चेतावनी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जारी की है। इस संगठन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 2025 सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके लिए ये संगठन 90% तक पुख्ता होने का दावा कर रहा है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में भयावह स्तर के हरिकेन आने की आशंका है। इस साल के लिए WMO की भविष्यवाणी यह है कि धरती के उत्तरी गोलार्ध पर मौजूद देशों का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। यह तापमान पिछले कुछ दशकों से ज्यादा है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में चल रहा सूखा अभी लगातार इस स्थिति में रहेगा, यानी धरती के उत्तरी गोलार्ध के देश जिनमें ज्यादातर महाद्वीप आते हैं वो इस साल औसत से ज्यादा तापमान बर्दाश्त करेंगे। चीन के 46 वर्षीय झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति बन गए। उन्होंने पहली कोशिश में ही एवरेस्ट फतेह किया। बकौल झांग, आप अक्षम हो या सामान्य, जब तक मजबूत दिमाग है आप हमेशा वो कर सकते हैं जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। चीन के 46 वर्षीय झांग होंग पर दुनिया पर कई मिसालें सटीक बैठती हैं, जैसे कि डर के आगे जीत है और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने हालिया ब्लॉग में पिता हरिवंश राय बच्चन की कई पांडुलिपियों के गायब होने का जिक्र किया है। बकौल अमिताभ, बहुत गुस्सा आ रहा है। घर में कुछ बदलाव की वजह से उनकी तमाम पांडुलिपियां अब तक नहीं मिल पाई हैं। लापरवाही का एक लक्षण है कि उसे कहीं रख दो और जब जरूरत पड़े तो वो मिले ना। आपको बता दें कि बिग बी के पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी अपने जमाने के बेहतरीन कवि और लेखक रहे हैं। उनकी कविताएं आज भी लोगों के लिए इंस्पिरेशंस का सोर्स हैं। उनकी कविताओं में काफी गहराई और इंसानियत के प्रति उनकी संजीदगी को बयां करती है। कोरोना काल में आम जनता परेशान है। किसी को राशन चाहिए तो किसी को दवाई चाहिए और किसी को घर चलाने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सबकी मदद के लिए आगे आ रही है। हालांकि इन सबके बीच कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अपनी तरफ से भी मदद कर रही हैं और उन्हें राशन पानी पहुंचा रही हैं। दरअसल ऐसा एक मामला दिल्ली के रेड लाइट एरिया में देखने को मिला, जहां सेक्स वर्कर्स के तौर पर काम कर रही महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के लाले पड़ गए। इसके बाद इन वर्कर्स ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई कि उनके घरों में राशन नहीं है, गैस भी मौजूद नहीं है। इसके बाद थाना कमला मार्केट की पुलिस की महिला जब इंस्पेक्टर किरण सेठी ने इन परिवारों के लिए सेवा भारती संस्था से मदद की अपील की, जिसके बाद इस संस्था ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इन महिलाओं के लिए राशन के साथ आटा, तेल और रसोई गैस मुहैया करवाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो समस्याएं होती हैं अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं। तो जैसे हमारे पुलिस कमिश्नर की रियासत के बाद वो चाहते हैं कि हम जितने भी पुलिस हैं कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। समाज में जो आज एक महामारी फैली हुई है, आप पुलिस के जरिए उसकी मदद करें। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ANV एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे